चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। देखिए, नाम से पता चलता है इक्वी का मतलब होता है इक्वल। पोटेंशियल इक्वल होगा अगर किसी सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल हो रहा है किसी भी पॉइंट पर, तो हम ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर मैं मान लीजिए ये एक सरफेस ड्रॉ कर लूँ और इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर बोलूँ कि इसका पोटेंशियल जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो सेम ही रहने वाला है, तो ये सरफेस हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान के चलिए मेरे पास ना एक क्यू चार्ज है, ठीक है, स्पेस में एक क्यू पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर मुझे पोटेंशियल मेजर करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये हम सब लोग जानते हैं। अगर मान के चलिए Q की वैल्यू है 1 कूलम, ठीक है, R की वैल्यू है 1 मीटर, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? पोटेंशियल आएगा V इज इक्वल टू के, हमें पता है 9 × 10⁻⁹ होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, तो पोटेंशियल हो गया 9 × 10⁹ वोल्ट। चाहो तो आप वोल्ट लिखिए या फिर दूसरा एक यूनिट आप लिख सकते हैं जूल पर कूलम, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे? ये जो आर डिस्टेंस है इसे मैंने पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन में कंसीडर किया था। अब मैं नॉर्थवर्ड सेम डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल मेजर करूं तो भी मुझे सेम मिलेगा। वेस्ट में मेजर करूं चाहे साउथ में मेजर करूं चाहे साउथ वेस्ट में, कहीं पर भी मेजर करूं, अगर डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज के अराउंड एक स्पेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस कितना होगा? इक्वल टू आर होगा। देखिए, यहां पर मैंने क्या कर लिया है, एक आर डिस्टेंस पर स्पेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया है। और चूंकि वो स्पेरिकल सरफेस सेम डिस्टेंस पर वेरी हो रहा है, कहां से? चार्ज से, तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो मेरे लिए सेम होगी। तो वो जो स्पेरिकल सरफेस है वो हुआ एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जो डिस्टेंस है उसको वेरी कर लेते हैं। मान लेते हैं एक नया डिस्टेंस में ले रहा हूं R2। और अगर पोटेंशियल एट R2 मुझे मिला है, मान के चलिए 6 × 10⁹ वोल्ट, तो यहां R2 डिस्टेंस पर अगर इस तरीके से कोई एक स्पीयर ड्रॉ कर लिया जाए, फिर से मैं एक स्पीयर ड्रॉ कर रहा हूं एट डिस्टेंस R2, ठीक है। तो यहां इस पर्टिकुलर स्पीयर के सरफेस पर, इस पर्टिकुलर सरफेस पर किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल मेजर करोगे तो कितना मिलेगा? 6 × 10⁹ वोल्ट मिलेगा। मतलब ये भी स्पीयर का जो सरफेस है वो क्या हुआ? एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुआ है, ठीक है। चलो, अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर आपने समझा है तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है उसे भी हम देख लेते हैं। उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आपने टेस्ट चार्ज रखा है और उसे मूव कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी वर्क डन नहीं लगेगा। चलो करके देखते हैं, हमें शो करना है। तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं कैसे, इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब ये अगर मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो हम जानते हैं इसके इस सरफेस पर किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, दो पॉइंट में यहां पर मार्क कर रहा हूं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो हम कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हम क्या कर लेते हैं, ए पॉइंट पर एक चार्ज इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट पर मैंने क्यू चार्ज इमेजिन कर लिया है और उस क्यू चार्ज का मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं 1 कूलम। तो 1 कूलम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज को ही हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो ये हो गया मेरा क्यू नॉट विच इज 1 कूलम। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू मूव दिस चार्ज अलोंग दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस टू मूव इट फ्रॉम ए टू बी। इसके लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा और हम जानते हैं वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी can be written as potential at point B minus potential at point A multiplied by that given charge, है ना। So WAB, that is work done to bring a charge from A to B per unit that test charge, is equal to VB minus VA, that is potential at point B minus potential at point A. लेकिन
यहाँ हमने पहले ही देख लिया है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो VB और VA की वैल्यूज भी सेम हुई और VB और VA की वैल्यू सेम है, तो इसका जो सब्सट्रैक्शन है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 0। सो हम कह सकते हैं कि वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज, अब टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1। तो बेसिकली ये जो वर्क डन है वो कितना मिला हमें, 0। सो वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज अलोंग द इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0। ठीक है, चलो और कुछ चीजें समझ लेते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैसे दिखते हैं। देखिए, अगर अगर आपका चार्ज एक पॉइंट चार्ज है, इधर यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले स्लाइड पर हमने देखा था ना, वैसे अगर मान लीजिए आपका एक चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर्म होते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो स्पेरिकल होते हैं। तो मैं लिख लेता हूं, अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा, स्पेरिकल। ठीक है, अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर लीनियर चार्ज हम कह सकते हैं, अगर मेरे पास लीनियर चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे दिखते हैं, सिलेंड्रिकल। ठीक है, और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है स्पेस में तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं प्लेनर, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। तो चलिए इधर आते हैं, हमने देखा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर, सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो याद रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर होंगे, और उन दो पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा या फिर कांस्टेंट होगा। लेकिन कौन से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, तो देखिए मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है जहां इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। ठीक है, फिर उसके आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं और इसका पोटेंशियल है 8 वोल्ट। तो पहला सरफेस और दूसरा सरफेस, इन दोनों के बीच का डेल्टा मतलब डिफरेंस इन पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट। ठीक है, फिर क्या कर रहा हूं, सेकंड सरफेस के बाद एक तीसरा सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, इसका पोटेंशियल है मान के चलिए 6 वोल्ट। तो अब सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कितना है, 2 वोल्ट। तो ऐसे दो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है, तो फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे लाई एट सेम डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर, या फिर कह लीजिए स्पेसिंग बिटवीन दिस काइंड ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर सेम। किस केस में, अगर आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है, इंक्रीज अगर होती जाएगी तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जिनके बीच का पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट हम मान के चल रहे हैं, जैसे ये पहला सरफेस है दूसरा सरफेस, इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस के बीच का भी फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि 2 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उनके बीच का जो स्पेसिंग होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होते जा रही है तो डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। इसको ना मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। जैसे अब मान लीजिए मेरे पास ना एक पॉइंट चार्ज है Q जो 1 कूलम का है, और यहां से सर्टेन डिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 मीटर पर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था V इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन R, Q की वैल्यू 1 कूलम, रेडियस की वैल्यू या फिर जो डिस्टेंस है उसकी भी वैल्यू है 1 मीटर। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल ये जो पोटेंशियल निकल कर आया था वो आया था 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वोल्ट। मतलब इस पूरे स्पेरिकल सरफेस पर आपको पोटेंशियल उतना ही मिलेगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वोल्ट। तो ये हो गया था मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम क्या कर लेते हैं, यहां से इस सेंटर से कुछ और दूरी पर मान लीजिए R2 डिस्टेंस है, R2 डिस्टेंस पर मैं दूसरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से मैंने दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया है। पहला अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल V1 है तो दूसरे सरफेस का पोटेंशियल मैं V2 मार्क कर रहा हूं,
और V2 की वैल्यू मान के चलते हैं वो है 6 इंटू 10⁹ वोल्ट V2। अब इतना अगर V2 है तो R पता कर सकते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा। सो V2 इज इक्वल टू KQ अपॉन R2, V2 इज इक्वल टू KQ अपॉन R2, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू KQ अपॉन V2। चलो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी है 1 कूलम डिवाइडेड बाय V2 इज 6, V2 इज 6 इंटू 10⁹ तो 10⁹ कैंसल, तो ये हमें आंसर कितना मिला है, दिस इज 3/2 मीटर, दैट इज R2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ठीक है, चलो सो R2 मैंने ले लिया है 1.5 मीटर। अब मैं एक तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया है और यहाँ इस पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उसका रेडियस है R3। इस पर्टिकुलर सरफेस पर जो पोटेंशियल होने वाला है वो है V3 और V3 की वैल्यू मैं ले रहा हूं 3 इंटू 10⁹ वोल्ट। देखिए पहला कितना था, पहला जो सरफेस है उसका पोटेंशियल हमने लिया है 9 इंटू 10⁹, दूसरे का कितना लिया है 6 इंटू 10⁹, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का 3 इंटू 10⁹। फिर मैं सेकंड ले रहा हूँ 6 इंटू 10⁹ और थर्ड कितना ले रहा हूँ 3 इंटू 10⁹, तो इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 इंटू 10⁹। लेकिन इसके लिए हम जो R3 कैलकुलेट करेंगे वो देखता है कितना आ रहा है। सो R3 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा KQ अपॉन V3 विच इज 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁹। सो 3 इंटू 10⁹ इंटू 3 दैट इज R3 मिल गया है हमें 3 मीटर। अब अगर 3 मीटर को देखें तो 3 मीटर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बहुत दूर होगा 3 मीटर डिस्टेंस, भले ही मैंने यहाँ पर कैसे निकाला है उसको पास में निकाला है, लेकिन R3 जो है वो बहुत दूर है कंपेयर टू R1 एंड R2। तो और सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए ये था हमारा Q1 चार्ज, दिस वॉज R1 डिस्टेंस, दिस वॉज R2 डिस्टेंस, और जो R3 है वो डायरेक्टली क्या हो गया बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो दिस इज R3। तो R1 और R2 के कारण जो पोटेंशियल हमें मिल रहे हैं उसका अगर मैं डेल्टा भी कह रहा हूँ, दोनों के सरफेस के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को अगर मैं डेल्टा भी कह रहा हूँ, तो सेकंड और थर्ड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी डेल्टा V ही है, वो भी 3 इंटू 10⁹ ही है, लेकिन देखिए स्पेसिंग क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। वैसे ही अगर मैं और कोई एक सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका पोटेंशियल है, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही जितना इन दो सरफेस के बीच में है, इन दो सरफेस के बीच में है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस अगर इनके बीच में है, तो ये जो पर्टिकुलर सरफेस है वो काफ़ी दूर होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पर स्ट्रांग होगी, हमारे चार्ज के पास स्ट्रांग होगी। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वीक है, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते जा रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो यही उन्होंने यहाँ पर कहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते जा रहा है, वो इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, सो E इज इंक्रीजिंग, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, और अगर E की वैल्यू कम हो रही है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, चलो अब डायपोल के बारे में बात करेंगे। अगर दो चार्जेस जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन नेचर कैसा है, अपोजिट है, एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, ऐसे केस में क्या होता है, बिकॉज दिस टू चार्जेस आर अनलाइक दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, एंड व्हेन दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्क्वीज होते जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं वो किस डायरेक्शन में स्क्वीज होंगे, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव होना चाहेंगे। ठीक है,
वैसे ही अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस है, मतलब अगर पॉजिटिव रहा है तो पॉजिटिव या फिर दोनों ही निगेटिव, ऐसे केस में उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन के कारण वो चार्ज दूर जाना चाहते हैं और वो जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसी डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो ऐसे स्क्वीज होते जाएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्जेस बिकॉज ऑफ रिपल्शन और बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यह और एक समय ऐसा आता है कि एट सर्टेन डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है। कहाँ पे? इन केस ऑफ टू आइडेंटिकल चार्जेस। ठीक है, चलो अब हमें आगे और एक चीज बोली है, वी हैव टू शो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो अब देखिए, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज था तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर्म हो रहे थे वो कैसे फॉर्म हो रहे थे? स्फेरिकल फॉर्म हो रहे थे। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होती है वो रेडियली आउटवर्ड जा रही होती है, बराबर है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो पॉइंट है जहां से वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, उस पॉइंट पर और सरफेस के बीच में कितना एंगल हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। वैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, मतलब पैरेलली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है, सॉरी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो प्लेनर था। और इस प्लेनर सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो कैसी जा रही है? उसे परपेंडिकुलर जा रही है, उस पर्टिकुलर प्लेन से परपेंडिकुलरिटी मेंटेन करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अब यही हमें शो करने के लिए बोला है, क्या बोला है? शो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए इसको हम प्रूव करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस तरीके से मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया है, इसे नाम दे रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम दो पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और हम जानते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एट पॉइंट ए दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे। चलो इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर मैं एक चार्ज ले लेता हूं Q विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1 कूलम। नाउ आई एम मूविंग दिस चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स F। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहां पर मैं एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx कंसिडर कर रहा हूं। मतलब जब ये चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव होगा तो जो स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है वो कितना है? dx है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अगर हम कर रहे हैं चार्ज का तो, और वो भी विद द एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx की बात करूं तो वर्क डन कितना होता है? वर्क डन फॉर एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट या फिर स्मॉलेस्ट जो डिस्प्लेसमेंट है dx, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx कितना आ जाएगा? वो होगा dw इट इज इक्वल टू f डॉट dx, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट dx, जिसे सॉल्व करने के बाद हम लिख सकते हैं f dx cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं f को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू Q लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो F कैन बी रिटन एज E इंटू क्यू, dx मैंने जैसे का वैसा लिख लिया है और आगे लिख रहा हूं cos ऑफ थीटा। अब एक और चीज हम समझते हैं, जब हमने देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वहां पे देखा था कि कोई भी चार्ज अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव हो रहा है तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इस केस में भी ये जो वर्क डन होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो अगर वर्क डन की वैल्यू 0 है तो आगे एक्सप्रेशन में हमें मिलता है E Q dx cos थीटा। अब E तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो 0 हो नहीं सकती। चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम कुछ ना कुछ तो कंसिडर करना ही है, वो भी 0 नहीं हो सकता। और dx तो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है, वो भी 0 नहीं होगा, भले ही वो स्मॉलेस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है लेकिन वो 0 तो हो नहीं सकता। तो यहाँ इस केस में E Q और dx कोई भी वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये नॉन जीरो वैल्यूज है। तो cos थीटा की वैल्यू अगर 0 है और उस 0 से अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें वर्क डन क्या मिलेगा? 0 मिलेगा।
अब आते हैं थीटा पर। थीटा इज द एंगल विच इज बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक वेक्टर है, dx दूसरा एक वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और dx इनके बीच का एंगल कितना हो ताकि कॉस थीटा की वैल्यू जीरो आए। तो हम जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो मतलब ये हुआ कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। दैट थीटा मस्ट बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड dx. That's why we can say if cos theta is equal to 0, then only dw can be 0, and theta is angle between electric field intensity and displacement dx. Therefore electric field is always perpendicular to the equipotential सरफेस। मतलब इस पर्टिकुलर सरफेस के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रही होगी वो इस सरफेस को परपेंडिकुलर होते हुए ही जा रही होगी। ठीक है, देखिए इधर हमने देखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ये कैसे है, इनके बीच में परपेंडिकुलरिटी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इक्विपोटेंशियल सरफेस से जुड़ा हुआ एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डाइपोल विथ इट्स चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट द पॉइंट 0 माइनस बी एंड 0 एंड 0 प्लस बी एंड 0, ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इज प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ दिस फील्ड आर प्लेन्स पैरेलल टू द वाई-जेड प्लेन। हमें पूछा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड हाउ मच टॉर्क वुड द डाइपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्या दिया है उसको देखते हैं, गिवन डेटा को अच्छे से एनालाइज करते हैं। हमें बोला है कि एक डाइपोल है जिसका चार्ज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, उसे रखा कैसे है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जो माइनस क्यू चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट्स है 0 माइनस बी एंड 0, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कोऑर्डिनेट्स है 0 प्लस बी एंड 0। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेम्पररीली कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करके रखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये इसको मान के चलते हैं जेड एक्सिस, चलेगा। तो इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज माई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज माई पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज योर पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, ऐसे मार्क करेंगे। और इसके जो अपोजिट है, दिस इज माइनस वाई, दिस इज माइनस एक्स एंड दैट इज माइनस जेड। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिए है, कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्जेस जो है दिए हैं हमें उन्हें मार्क कर लेते। तो माइनस क्यू चार्ज का लोकेशन है 0 माइनस बी 0, मतलब एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस माइनस बी मतलब माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और फिर जेड है 0। तो ये चार्ज कहाँ, यहाँ पर कुछ आएगा। तो दिस इज द चार्ज, ओके, दिस इज माइनस क्यू चार्ज। एंड ओरिजिन से वो कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, ओरिजिन से वो डिस्टेंस है माइनस बी, मतलब बी डिस्टेंस इन माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, चलो फिर प्लस क्यू चार्ज कहाँ पे रखा है, प्लस क्यू चार्जेस 0 प्लस बी एंड 0, तो प्लस बी मतलब वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो यहाँ पर कुछ कहीं तो होगा प्लस बी। तो इतने डिस्टेंस पर हो गया मेरा एक डाइपोल, दिस इज माई डाइपोल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज योर माइनस क्यू चार्ज। ओके, आगे क्या बोला है, इट इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रखा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन दी है क्या, कि भैया वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, कुछ नहीं पता। बोला है कि बस उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। बाद में उन्होंने दिया है द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ दिस फील्ड आर प्लेन्स पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। देखिए यहाँ पर अगर प्लेन्स की बात करें तो वाई जेड प्लेन, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, तो ये हुआ वाई जेड प्लेन, हुआ कि नहीं, दिस इज योर वाई जेड प्लेन। ऐसे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन को पैरेलल है, तो हम क्या कर लेते हैं, टेम्पररीली दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करेंगे जो वाई जेड एक्सिस, वाई जेड प्लेन में लाई करेंगे। तो ये मान के चलिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है मेरा। ठीक है, दिस इज वन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये
एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में मार्क कर रहा हूँ डाइपोल से जो कुछ डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, डाइपोल से कुछ डिस्टेंस मान लीजिए x डिस्टेंस पर है। वैसे ही दूसरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगेन इट इज पैरेलल टू yz प्लेन, दिस इज पैरेलल टू yz प्लेन, ठीक है। ये भी कुछ यहाँ से x डिस्टेंस पर है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो इन दो प्लेन्स के बीच में, इन दो पर्टिकुलर प्लेन्स के बीच में हमारा ये क्या है, डाइपोल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, पूछा क्या है हमें, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भैया हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होती है, जो आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं इन्हें परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर वाई प्लेन। तो यहाँ पर ये जो वाई प्लेन है इससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई प्लेन को परपेंडिकुलर है मतलब उसका डायरेक्शन किस एक्सिस के अलोंग है, उसका डायरेक्शन हमारे इस एक्स एक्सिस के अलोंग है। अच्छा, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है या निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा हम नहीं बता सकते। वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, हो सकता है माइनस एक्स एक्सिस में जा रही हो या फिर प्लस एक्स एक्सिस में जा रही हो। ये तो हम बस अज्यूम कर सकते हैं कि भैया अभी दिखाने के लिए मैंने बोल दिया है कि प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये डिपेंड करता है कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस हाई पोटेंशियल पे है और कौन सा लो पोटेंशियल पर है, तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी डिसाइड होगा। फिलहाल हम बस इतना कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो पहला पार्ट जो है वो हमारा सॉल्व हो गया है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस। सो ए मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। चलो हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें क्या पूछा है, हाउ मच टॉर्क वुड द डाइपोल एक्सपीरियंस इन द फील्ड। अब हमें पता है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, डाइपोल पर कितना टॉर्क लग रहा होता है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस फिगर में देखिए अच्छे से, डाइपोल मोमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट दिखा रहा हूँ फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। अब डाइपोल मोमेंट ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ कितना एंगल किया है, तो डाइपोल मोमेंट जा रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। भले ही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो या फिर निगेटिव एक्स डायरेक्शन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की एंगल तो 90 डिग्री रहेगा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू साइन ऑफ 90। अब साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टाउ इज इक्वल टू बचा है हमारे पास पी इंटू ई, ठीक है। अब P मतलब डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P इज इक्वल टू क्यू इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल दैट इज ट्वाइस ऑफ L, जिसको हम लेंथ ऑफ डाइपोल कहते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, टाउ इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू, अब लेंथ ऑफ डाइपोल कितना है यहाँ पे देखिए, इतना कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से प्लस क्यू डिस्टेंस है b, और ओरिजिन से माइनस क्यू भी जो चार्ज है उसका भी डिस्टेंस है b, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ b। तो q इंटू 2 टाइम्स ऑफ b इंटू ई, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लिए 2 टाइम्स ऑफ क्यू बी ई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, सॉरी दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, सीईटी से जुड़े कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ अ यूनिट चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको वर्क इज डन ऑन द चार्ज, सेकंड वर्क इज डन बाय द चार्ज, थर्ड इज वर्क डन ऑन द चार्ज इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन इज वर्क डन टू मूव अ चार्ज इज जीरो, विच वी नो कि अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वो उस पर्टिकुलर चार्ज पर हम जब वर्क डन करते हैं टू मूव इट अलॉन्ग द इक्विपोटेंशियल सरफेस इट इज जीरो। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला है, 3 चार्जेस ईच of magnitude minus q are placed at the corners of an isoscale triangle ABC। तो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ मैं, एक ABC isoscale triangle ड्रॉ कर लेता हूँ।
चलो, तो इस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स में मार्क कर रहा हूँ ए, बी एंड सी। ठीक है, देन आगे क्या बोला है, ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी ईच इक्वल टू 2D। तो अगर इस लेंथ ए बी की बात करूँ या लेंथ सी डी की बात करूँ, ए सी की बात करूँ, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है, ट्वाइस ऑफ डी है, ये हमें बोला गया है। फिर आगे बोला है द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी आर डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। तो ए बी पर मैं एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ पॉइंट डी, और ए सी पर मिड पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ पॉइंट ई। अब हम जानते हैं ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ 2 टाइम्स ऑफ डी है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए डी हुआ डी, दिस इज द स्मॉल डिस्टेंस डी, एंड अगेन बिटवीन बी डी इज ऑल्सो डी। सिमिलरली ए ई और ई सी के बीच का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल डी। अब रही बात डिस्टेंस बिटवीन डी सी की, तो मैं डिस्टेंस बिटवीन डी सी को यहां पर मार्क कर रहा हूं, मान लीजिए y। ठीक है, दिस इज माई डिस्टेंस y। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन बीई जो है उसे भी मैं मार्क कर रहा हूं y, क्योंकि क्या होगा, सिमेट्रिक नेचर के कारण DC, देखिए सिमेट्रिक नेचर के कारण DC जितना होगा उतना ही क्या होगा, BE होगा, क्योंकि ये क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये भी डिस्टेंस y है और ये जो डिस्टेंस है BE वो भी कितना है, y है। अब हमें जानते हैं कि हाँ, अब आगे क्या बोला है देख लेते हैं। ठीक है, नाउ द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q, एक Q चार्ज है, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम D टू E। तो अगर एक चार्ज Q को D पॉइंट से लेकर अगर E पॉइंट तक लेकर आना है तो उसके लिए कितना वर्क डन लगेगा, ऐसे हमें पूछा है और कुछ ऑप्शंस उन्होंने लिख कर दिए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, हम जानते हैं टू मूव एनी चार्ज फ्रॉम द गिवन पोजीशन, यहाँ पर मैं D से E उसको मूव करने वाला हूँ, ये कितना होता है, इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल एट पॉइंट ई माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट डी मल्टीप्लाइड बाय जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं वो चार्ज। तो यहाँ पर वो कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब देखना पड़ेगा हमें पोटेंशियल एट पॉइंट ई कितना आएगा। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज ड्यू टू द सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस होता है। तो ई पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, देखिए ई पॉइंट का जो भी पोटेंशियल होगा दैट विल बी अराइजिंग ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए, चार्ज एट पॉइंट बी एंड चार्ज एट पॉइंट सी। अब तीनों जगह पे जो चार्ज है वो कितना है, माइनस क्यू चार्ज है, बराबर है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, potential at point E is due to the potential because of charge minus Q at point A plus potential at point B, potential due to charge at point B plus potential due to potential due to charge at point C। तो ये लिखना पड़ेगा K into minus Q upon डिस्टेंस बिटवीन A और E ले लेते हैं अपन, कितना आएगा डिस्टेंस बिटवीन A एंड E, दिस इज D। ठीक है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट सी कितना आएगा, दैट विल बी ऑल्सो के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डी, क्योंकि ई पॉइंट से दोनों का डिस्टेंस कितना है, डी है। अब हम बात करेंगे बी और ई के बीच के पोटेंशियल की, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय बी ई का जो डिस्टेंस है उसे मैंने कितना लिख लिया है, वाई लिख लिया है, तो उसे ही यहाँ मैं वाई लिख कर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब पोटेंशियल एट पॉइंट डी पता करते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट डी कितना आएगा, डी, इस पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा चार्ज एट पॉइंट ए, चार्ज एट पॉइंट बी और चार्ज एट पॉइंट सी के कारण। तो चलिए लिख लेते हैं। सो सबसे पहले चार्ज एट पॉइंट ए कितना है, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डी, प्लस चार्ज एट पॉइंट बी कितना आएगा, अगेन के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डी, प्लस चार्ज एट पॉइंट सी के कारण कितना आएगा, तो के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस डी सी, और डिस्टेंस डी सी भी कितना है, वाई है, तो मैं लिख रहा हूँ के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस वाई। अगर आप यहाँ पर देखो तो वी ई और वी डी
दोनों ही क्या है, सेम है, k माइनस क्यू अपॉन डी, के माइनस क्यू अपॉन डी, के माइनस क्यू अपॉन डी, के माइनस क्यू अपॉन डी। तो ये जो वैल्यूज है ये तो सेम है ही, साथ में ये जो लास्ट की दो वैल्यूज है ये भी सेम है, तो हम कह सकते हैं VE इज एग्जैक्टली इक्वल टू VD। और जब हम कहेंगे कि VD इज एग्जैक्टली इक्वल टू VE, तो ये जो सब्सट्रैक्शन है VE माइनस VD वो हो जाएगा जीरो, एंड जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी चार्जेस अगेन जीरो, सो वर्क डन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जीरो। सो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये जो टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलिए।